जिसके लेखक हैं मोहन राकेश जी, और युद्ध, जो कि गुलशेर खां शानी जी के द्वारा लिखित है। इस नाटक की अवधि 1 घंटा और 15 मिनट है। नाटक शुरू होने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स या तो स्विच ऑफ कर लीजिए या उन्हें साइलेंट मोड पर लगा दीजिए, जिससे नाटक देखते समय किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो आइए देखते हैं नाटक उसकी रोटी और युद्ध।
बस के आने में बहुत देर है। फिर भी पल्ले से पसीना पोंछते हुए उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ जा उठती। बालो जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक लकड़ी का खोखा था, जहाँ बैठा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ऊँघ रहा था। पास ही एक भिखारी भी बैठा था जो ललचाई आंखों से बालों के हाथों की तरफ देख रहा था। वहीं कहीं एक कुत्ता भी घूम रहा था और उसकी आंखें भी बालों के हाथों की तरफ थी। रोटी वो अपने पति सुच्चा सिंह ड्राइवर के लिए लाई, मगर देर हो जाने के कारण सुच्चा सिंह की बस निकल गई थी और अब वो इंतजार में। 7 में से 6 दिन सुच्चा सिंह ड्राइवर की ड्यूटी रहती थी और 6 दिन यही सिलसिला चलता रहता। मानो 1 सवा 1 बजे रोटी लेके घर से निकलती और 2 बजे से पहले सड़क के किनारे पहुंच जाती। अगर किसी दिन उसे आने में देरी हो जाती तो सुच्चा सिंह किसी न किसी बहाने से बस को वहीं रोके रहता, मगर उसके आते ही, मैं सरकारी नौकर हूँ, तेरे बाप का नौकर नहीं जो तेरे इंतजार में यहाँ बस खड़ी रखूं। बालो चुपचाप उसकी डांस सुन लेती और रोटी उसे दे देती। तुझे आने में देर हो गई बेटी आज। सुच्चा सिंह की बस तो 2-2.5 घंटे पहले ही चले गई। हाँ जी बाबा जी, मुझे पता है। पता है तो इतनी धूप में यहाँ खड़े होने का क्या मतलब? बाबा जी, सुच्चा सिंह बेचारा सवेरे से भूखा होगा। कोई गल नहीं, मैं उसके अगले गेड़े तक उसका यही इंतजार करती हूँ। शायद उसकी नाराजगी कुछ कम हो जाए। फिर उसे जंगी के बारे में भी तो बताना है। सुच्चा सिंह का गुस्सा बहुत खराब है। फिर जंगी भी तो बगैर गंडासे के बात ही नहीं करता है। बालों ने जंगी के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है कि 14 साल की जिंदा को अकेली देखकर उसे क्या हुआ जिंदो? ऐसी क्यों हो रही है? खसमा खानी कुछ बता दी क्यों? क्या बात हुई? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझसे? तू मुझे उपले उपले लेने के लिए मत भेजा कर। मैं आज से घर से बाहर नहीं जाऊंगी। बुआ जंगी आज मुझसे कहता कि क्या कहता जंगी तुझसे? बोल। कसबा खाली कुछ बताती क्यों नहीं? क्या कहता? वो कहता कि अंदर चलते शरबत पी ले। लगती नहीं है। मुआ कंचात, मुए कपड़ी मारने की सोनी नहीं लगती क्या? मुए की नजर में कीड़े पड़े? निपुता है, तेरे घर में लड़की होती तो इसकी उम्र से बड़ी ना होती। तेरे दीदे फटे, फिर आगे क्या हो जिंदो? चाचा, मुझे प्यास नहीं है। प्यास नहीं है? ये दूध पी ले। चाचा का शरबत पी याद करी। आजा। हाय रे, मौत मरे, तेरा कुछ ना रहे। तेरे घर में आग लगे आग। तू आने दे सुच्चा सिंह को। तेरी बॉडी ना नुचवा दी तो कहना। मुआ जल मरे, सोया सोई जाए। फिर आगे क्या हो जिंदो? अच्छा, अगर शरबत नहीं पीना तो गोली खा रहा है। मैं बात छुड़ाने लगी, मेरे हाथ से अपने वही गिर गए। मैंने अपने को वही रहने दिया, बात छुड़ाकर भाग गई। और तो कुछ नहीं कहा ना उसने? जब थोड़ी दूर निकल कर आ गई तो पीछे से ही करके बोलने लगा कि बेटी, तू बोला तो नहीं मान गई? तो तेरे साथ हंसी कर रहा था। आजा, अपने अपने उठा के ले जा। आजा आजा आजा, मीठा शरबत। आजा। नहीं आती?
मैं तेरे घर आकर शिकायत करूंगा। जिंदा बहुत गुस्ताख होगी, मेरा कहा नहीं मान। मगर मैं बिना ही कोई जवाब दिया उन्हें पीछे मुड़कर देखा, फिर सीधा घर चले आई। अच्छा किया, मैं मुंह की हड्डी पसली एक करा को छोड़ूंगी। तू आने दे सुच्चा सिंह को। इस मुंह जंगी को ये नहीं पता कि जिंदो सुच्चा सिंह ड्राइवर की साली है। जरा सोच समझ कर हाथ लगाए। अच्छा जिंदो, बात बता, तुझे वहां किसी और ने देखा तो नहीं ना? नहीं, तो कैसे आपके बेड के नीचे राजू चाचा बैठा था। उसने देखकर पूछा कि बेटे धूप में इस वक्त कहाँ से आ रही है? तो मैंने कह दिया कि बहन के पेट में दर्द था, हकीम जी से चूरन लाने गई थी। अच्छा किया, मुआ जंगी तो शोधा है शोधा। उसके साथ अगर अपना नाम जुड़ जाए ना तो अपनी इज्जत जाएगी। उससे चले का क्या जाना है? और लोगों को तो बस बातें चाहिए करने के लिए, और कुछ नहीं। हाँ उसके बाद उपले लाकर खाना बनाने में उसे काफी देर हो गई। जिस वक्त उसने कटोरे में आलू की तरकारी डाली और उसे रोटियों के साथ खद्दर के टुकड़े में लपेटा, उसे पता था कि 2 कप के बन चुके हैं और वो दोपहर की रोटी सुच्चा सिंह तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए रोटियों को एक तरफ रखकर वो इधर उधर के काम करने लगी। मगर जब बिल्कुल खाली हो गई तो उससे ये नहीं हुआ कि बस के अंदाजे से घर से चले। मुश्किल से 3:30-4 ही बजे होंगे कि वो चलने के लिए तैयार हो गई। से पहले आ जाऊंगी जिन्नू। अब किसी की हिम्मत है जो तेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके? और अगर सुच्चा सिंह को पता लगेगा तो उसे कच्चा नहीं चबा जाएगा वो। और तू डर मत। हाँ, मैं सांझ से पहले घर वापस आ जाऊंगी। अच्छा तू एक काम करना, तू ना अंदर से सांकल लगा लेना। हाँ, और अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो पहले उसका नाम पूछ लेना। हाँ, और अगर जंगी आ जाए ना और मेरे लिए पूछे कि कहाँ गई है तो कहना सुच्चा सिंह को बुलाने गई है। हाँ? नहीं जिंदो, तू कुछ भी मत कहना। तू ना अंदर से जवाब ही मत देना। मेरा दिल धड़क रहा है। तू पागल हो गई है जिंदो। डरने की क्या बात है? साथ ही गाँव है और तू आप भी होशियार है। ऐसे घबराती क्यों है? मगर जिंदो को दिलासा देकर भी उससे अपने मन की तसल्ली नहीं हुई। सड़क के किनारे पहुंचने से वो चाह रही थी कि किस तरह जल्दी से बस आ जाए जिससे वो रोटी देकर झटपट जिंदा के पास पहुंच जाए। वीरा, 2 बजे वाली बस को गए कितनी देर हुई है? पता नहीं बहना, कई बसें आती है कई जाती है, यहाँ कौन घड़ी का हिसाब है। एक बस अभी अभी नकोदर की तरफ गई थी। धूल के फैलाव के कारण बालों को लग रहा था कि धूल के दोनों तरफ 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। बस एक दुनिया से आती है और दूसरी दुनिया की ओर चली जाती है। कैसी होंगी वे दुनियाएं, जहां बड़े बड़े बाजार हैं, दुकानें हैं और जहां एक ड्राइवर की आमदनी का 3/4 हिस्सा हर महीने खर्च हो जाता है। देवी अक्सर कहा करता था कि सुच्चा सिंह ने नकोदर में एक रखैल रख रखी है। बालू का कितना मन होता कि वो भी एक बार उस औरत को देखे। 1-2 बार उसने सुच्चा सिंह से कहा भी था। सुच्चा सिंह, तुम मुझे नकोदर कब घुमा कर लाएगा? तेरे पल निकले हैं, घर में चैन नहीं पड़ता। सुच्चा सिंह वो मर्द नहीं जो औरत की बाह पकड़ के उसे बाजार में घुमाता फिरे। अगर घूमने का इतना शौक है तो दूसरा खत्म कर ले, मेरी तरफ से खुली छूट है। उस दिन के बाद बालू वो बात कभी अपनी जबान पर नहीं लाई थी। सुच्चा सिंह जैसा भी हो, उसके लिए सब कुछ वही था। वो उसे मार पीट लेता था, गाली गलौज करता था, पर उसे इतना प्यार तो करता था कि हर महीने तनख्वाह मिलने पर उसे 20 रुपए दे जाता था।
लाख बुरी कहकर भी उसे अपनी घरवाली तो समझता ही था ना। सुच्चा सा ज़बान का कड़वा भले ही हो, पर वो दिल का बुरा हरगिज नहीं था। जिंदो को घर में रख लेने पर वो पहले अक्सर कूड़ा करता था, और अभी पिछले महीने वो उसे जिंदो, जिंदो, तेरे लिए मलमल का कपड़ा और थोड़ी चूड़ियां लाया हूँ, जाकर ले लेना। ले, 20 रुपए महीने का खर्चा ला लियो। वीरा, नकोदर से अगली बस कितनी देर में आएगी? घंटा बाद बस चलता है माई। तुझे कहाँ जाना है? वीरा, जाना नहीं है, बस का इंतजार करना है। सुच्चा सिंह ड्राइवर मेरा घरवाला है ना, उसकी रोटी देनी है। सूचा स्या, ओ सूचा स्या, तू जानता है उसे? उसे नकोदर में कौन नहीं जानता माई। बालों को उसके कहने का ढंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। जो बातें अपने पति के बारे में खुद जानती थी, उन्हें दूसरों के मुंह से सुनना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे समझ नहीं आता था कि दूसरों को क्या हक है कोई उसके पति के बारे में उल्टी सीधी बातें करे। सूचा स्या शायद अगली बस लेकर आता होगा माई। हाँ, अब तो उसी की बस आनी रहती है। वैसे बड़ा जालिम है जो तुझसे इस तरह इंतजार कराता है। चल वीरा, अपने रास्ते चल। वो क्यों इंतजार कराएगा मुझे? वो तो मुझे रोटी लाने में देरी हो गई थी, जिससे बस निकल गई। सुच्चा सिंह तो बेचारा सवेरे से भूखा होगा। भूखा? कौन? सूचा स्या? या साई सच्चे। मैं भी कितनी पागल। अगर पहले पता होता तो सुच्चा सिंह के लिए थोड़ा कड़ा प्रसाद ही बना कर ले आती। उसे कड़ा प्रसाद का कितना शौक है। खैर, कोई गल नहीं, कल गुरुपर्व है ना, कल मैं जरूर उसके लिए कड़ा प्रसाद ही बना कर लाऊंगी। हाँ भाई, प्रतापपुर प्रतापपुर प्रतापपुर। क्या वीरा, लंगड़ गए? मींगना देख ले दियो। ओला कर देना मींगना साहब तेरी। चल चल। सुच्चा सिंह, रोटी लीजिए। जा। सुच्चा सिंह, एक मिनट नीचे उतर कर मेरी बात सुन ले। आज ना कोई खास बात हो गई थी, नहीं तो मैं तो रोज ही बात। पकना। अच्छा, वो सारा सामान उतर गया कि नहीं? वो पेटी रह गई। सुच्चा सिंह, मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ी तेरा इंतजार कर रही हूँ, तो कम से कम नीचे उतर कर मेरी बात सुन ले। उतर गई पेटी। ओ उतर गई। चल। अच्छा, तू मुझ पर नाराज हो ले, पर रोटी रख ले। तू मंगलवार को वो मंगलवार को रहेगा तेरी माँ का। बालो जानती थी कि अब सुच्चा सिंह की बस जालंधर से 8 या 9 बजे तक वापस आएगी। क्या तब तक उसे खड़े रहकर बस का इंतजार करना चाहिए? सुच्चा सिंह को इतना तो करना चाहिए था कि नीचे उतरकर कम से कम मेरी गल सुन लेता। वहां जिंदू घर में अकेली डर रही होगी, कहीं मुआ जंगी पीछे किसी बहाने से आ गया तो। नहीं, अगर सुच्चा सिंह रोटी ले लेता ना, तो मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाती। अरे वो रोटी तो कहीं ना कहीं से खा ही लेगा, मगर उसके गुस्से का क्या होगा? और उसका गुस्सा बेजा भी तो नहीं है, उसका मेहनती शरीर है और उसे कसकर भूख लगती है। अगर मैं थोड़ी और मेहनत करती ना, तो वो जरूर मान जाता। अब
उसका तो दिमाग ही आसमान पर चढ़ा रहता है। अरे इसमें ऐसी भी क्या बात है, मर्द तो कभी नाराज हो ही जाता है। अच्छा खड़ी रह, तेरी मर्जी। बस 9 बजे से पहले क्या आएगी? चल जब भी आए। ब्याह वाले से बात करके ये निश्चय खुद ब खुद हो गया था, जो वो अब तक नहीं कर पाई थी, कि उसे बस के जालंधर से लौट आने तक यहीं सुच्चा सिंह का इंतजार करना है। जिंदो घर में थोड़ा डरेगी, इतना ही तो ना। अब उस मुँह जंगी की हिम्मत नहीं होगी कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। आखिर गांव की पंचायत भी कोई चीज है? ऐसे ही किसी की बहू बेटी पर बुरी नजर रखना अच्छी बात थोड़े है। और अगर सुच्चा सिंह को पता लगेगा ना, तो उसे केशों से पकड़कर पूरे गांव में नहीं घसीट देगा वो। नहीं, सुच्चा सिंह को ये बात ना बताना ही बेहतर होगा। कहीं छोटी सी बात से दोनों में सिर्फ डबल हो गया तो। ये सब तेरे हिसाब पे पाए हुए हैं। तुझे कहा था ना मुझे घर के झंझटों से दूर रखा कर। अब आएगा तेरा खत्म घर। नहीं नहीं, मैं ये बात बिल्कुल सुच्चा सिंह को नहीं बताऊंगी। वो भी कहकर गया है कि इस मंगलवार को भी घर नहीं आएगा। अगर गुस्से होकर वो सचमुच घर ना आया तो लोटू सिंह भी तो अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया था। उसके पीछे वो टुकड़े टुकड़े को तरस गई थी। अंत में कुएं में छलांग लगाकर उसने आत्महत्या कर ली थी। पानी में फूलकर उसकी देह कितनी भयानक हो गई थी।
तुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? अभी बस खड़ी की है। और तू इतनी पागल है तब से रोटी देने के लिए यहाँ बैठी। क्या करती? तुझे कह गया था कि इस मंगलवार को घर ही नहीं आऊंगा। चलाते हो और घर जा, जिंदा वहां के लिए डर रही होगी। सुच्चा श्याम, तू इस मंगलवार को घर आएगा ना? मुझे शहर से कुछ मंगवाना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। अच्छा अच्छा। पाकिस्तान से युद्ध के दिन हवा भारी थी, लोग डरे हुए और सचमुच नीम संजीदा। आकाश झुककर छोटा सा हो गया था, रंगहीन मटमैला तथा डरावना, क्षणों की लंबाई कई गुना बढ़ गई थी। आतंक, असुरक्षा और बेचैनी से लदा दिन वक्त से पहले निकलता था और शाम के बहुत पहले यकबयक डूब जाता था। फिर शाम होते ही रात गहरी हो जाती थी और लोग अपने घरों में पास पास बैठकर भी घंटों चुप लगाए रहते थे। सुना, वसीम रिजवी से चार्ज ले लिया था। नौकरी पर तो है, मगर उससे वो काम छीन लिया जो वो बरसों से करता है। डायरेक्टर का कहना है कि हालात को देखते हुए इतना बड़ा काम रिजवी पर छोड़ना ठीक है। पूरे देश का मामला है। क्या प्रीति और क्या प्रीति का चौरवा। एक तो निहायती बेईमान और सड़ा हुआ महकमा, ऊपर से वो 2 कौड़ी का काम जो इतने वर्षों से रिजवी करता आ रहा था। अगर विभाग के प्रमुख होने के नाते डायरेक्टर भी चाहते तो कुछ नहीं कर सकते, फिर रिजवी तो बस एक मामूली कर्मचारी था। दफ्तर में मुसलमानों की संख्या कुल मिलाकर 4 थी और उस पर भी नोटिस लिए जाने वाले 3। युद्ध छिड़ते ही शहर के मुसलमानों में जो आतंक और भय था, उसका आभास सबसे पहले दफ्तरों में पा लेना आसान था। हर दिन हर क्षण ये लगता कि अभी कोई दंगा छिड़ा, अभी कोई फसाद हुआ। दरअसल आम मुसलमान झाड़ियों में दुबके खरगोश की तरह अजीब सख्ते के आलम में डरा हुआ और चौकस हो गया था। लोग अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद करके धीमी आवाज में रेडियो पाकिस्तान की न्यूज सुनते और जब भी 2 या 4 आपस में मिलते खरगोश के अंदाज में बातें किया करते। इसी बीच एक घटना सख्ते के दौरान शहर के संभ्रांत मुसलमानों की आम सभा। अगले ही दिन शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी इमारत पर हिंदी का बोर्ड लटका ही है। राष्ट्रीय मुस्लिम संघ। शहर के नामी गिरामी आदमी हामिद अली, जो 2 बार हज करके लौटे थे, इसके प्रेसिडेंट चुने गए। हामिद अली के हस्ताक्षरों से मुसलमानों के नाम राष्ट्रीयता की शपथ दिलाने की बड़ी-बड़ी अपीलें निकाली गई। और इन अपीलों को
बचाने का काम कुरैशी ने ही किया था। दोस्तों युद्ध के बीच के दिनों में लगातार 2 दिनों तक जैसे इसी प्रश्न से दस्तक होने लगे। टैंकों का नाश हो या फिर आदमियों का, बड़ी ही अजीब और उत्साहवर्धक अफवाहें फैली। उनमें से सबसे बड़ी अफवाह ये थी कि पाकिस्तान की फौज को गाजर मूली की तरह काटती हुई हमारी फौज आगे बढ़ती जा रही है। और अजय समझो कि लाहौर पर तो कब्जा हुआ ही चाहता है। साहब, बहादुरों की किसी फौज को 10-12 मील तय करने में कितना वक्त लगता है? उसने सवाल सबसे पहले कुरैशी ने ही किया था। दफ्तर अभी भी खुला था, रिजवी भी आ चुका था और वो रोज की तरह अखबार का कोई पन्ना पलट रहा था। कुरैशी ने हालांकि ये सवाल पूरे दफ्तर से किया था, लेकिन पहले उसने रिजवी की ओर छिछलती और मानीखेज नजरों से देख लिया था। जनाब, 10 घंटे भी लग सकते हैं, 10 दिन भी और 10 साल भी। अमान, 10 मिनट कहिए, 10 मिनट। क्या? लाहौर, हम तो वहीं चलते बसने का सोच रहे हैं। सुना है साला शहर बेहद खूबसूरत है। हाँ, है तो, मगर वहाँ जाके करोगे क्या? क्यों? कुछ भी किया जा सकता है। अखबार है, प्रेस है। क्यों सर? वहाँ चलकर हिंदी का प्रेस डालो तो ऐसा होगा। भाई मैं तो होटल खोलूंगा, सारा पानी बेचो, पैसा सोचो, होटल में बड़ी आमदनी और कम से कम इस गुलामी से तो पेट छूटेगा। ऐसे से याद आया, मैं भी कल 13 रुपए 15 पैसे का मनी ऑर्डर करने जा रहा हूँ। जानते हो किसके नाम? किसके? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयुब के नाम। बेचारा बड़ा गरीब आदमी है। पार्टीशन होते ही हमारे 13 रुपए 15 पैसे लेकर ना हो तो छिंदवाड़ा मिलिट्री कैंटीन का पुराना खाता खोलकर रख लो। देख लिया दत्ती जी, ये अचानक क्या हुआ? क्या मिर्ची लग गई? ऐसा कुछ अरे नहीं। दत्ती जी बेचारे क्या कहेंगे? कल जब मैं राष्ट्रीय मुस्लिम संघ की अपील लेकर गया तो हजरत कहने लगे काहे की अपील और क्यों? पट्टे ने दस्तखत करने से साफ मना कर दिया। कहने लगा मैं कोई बीमार हूं जो अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करता फिरूं। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध का आज 13वां दिन चल रहा है। दोनों तरफ से गोलाबारी लगातार जारी। दूर से स्वयंसेवकों की आवाजें आ रही, किसी सूनी पहाड़ी से टकराकर लौटती और मुंह चढ़ाती सी। बाहर हैबतनाक खामोशी और बेपनाह धड़कता अंधेरा। इसमें लगता कि समूचे शहर को किसी ने ठंडे और अंधेरे गार में उतार दिया। रह रहकर आकाश के कोनों से लड़ाकू हवाई जहाजों की आवाज जन्मती और फिर वो किसी शैतानी जवान की तरह लपलपाती हुई मानो प्रत्येक घर की छत मुंडेर को चाटती हुई से कहीं दूर निकल जाती। फिर वही हैबतनाक खामोशी और बेपनाह धड़कता अंधेरा। फिर लगता कि वो आवाज गई नहीं, बल्कि यही अपने घर की छत पर रहे। अब तो शहरों पर ही बम गिराए जा रहे हैं, सिविलियंस पर। तुमने आज का अखबार देखा? सिविलियंस अस्पताल पर बमबारी और बेगुनाह बेजान गरीब जिस्मों के परखच्चे उड़ जाना। हे राम, क्या ईश्वर कभी हमें इस क्रूरता के लिए माफ कर सकता है? मुझे तो लगता है कि हम भूलो भी उसे। वही सब
उसे हुकुम दत्त जी। क्या वही सब दोहराकर मैं फिर तुम्हारा मन खराब करूं? वसीम, मैं बराबर यही कहता रहूंगा कि नाइंसाफियों को लेकर मातम करना ऐसा ही है जैसा आदमी मौत को सिर पटकना। और तुम क्या समझते हो कि अपनी बच्चों जैसी जीत से लड़कर तुम इस दुनिया से जीत सकते हो जो युद्ध से कहीं ज्यादा क्रूर है? बत्ती बुझाओ! किसी दूसरे ब्लॉक से आवाज आई थी, लेकिन लगा मानो आज वो फिर इसी क्वार्टर के सामने आकर ठहर गए हो। जरा सी बात का हंगामा हो गया था। पिछले कई दिनों से शहर में ब्लैकआउट चल रहा था। शहर कैंटोनमेंट एरिया में नहीं आता था, लेकिन खतरा फिर भी बना हुआ था। चाहे नागरिकता के फर्ज के नाते हो या अपनी प्राणों की रक्षा को लेकर, आदमी अधिक चौकस और समझदार हो गया था। शहर में ब्लैकआउट बनाए रखने के लिए हर मोहल्ले में स्वयंसेवकों के जत्थे तैनात कर दिए गए थे। रोज की तरह आवाज लगाते हुए वे आज भी यहाँ आए थे, लेकिन एक जत्था इस ब्लॉक में पहुंचकर यहाँ से आगे ही नहीं गया। एन रिजवी के क्वार्टर के सामने आकर खड़ा हो गया। शायद किसी खिड़की का पर्दा जरा सा सरक गया था और रोशनी की शहतीर क्वार्टर से कूदकर सामने की सड़क पर गिर रही थी। बत्ती बुझा ले भैया। तो भाभी जी बत्ती बुझा लीजिए। हाँ भाई बत्ती बुझा ले। अरे तुझे अलग से कहो बत्ती बुझा ले। तो बुझाइए तो। अच्छा श्री बीड़ी भी बुझा दीजिए। वो उधर मत जाओ, उधर जाओ। बुझाइए। साहब कह रहे हैं क्या बात है भाई? अपना फर्ज खूब समझता हूँ मैं। बत्ती बुझी हुई है। अगर बत्ती बुझी हुई है, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? क्या मेरे ससुराल से? देखो मोमबत्ती है, वो पढ़ने के लिए जलाई है मैंने। मोमबत्ती में रोशनी नहीं होती। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको, पर्दा ठीक किया देता हूँ मैं। फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, आप बत्ती बुझाइए। वो मोमबत्ती नहीं बुझेगी। जरूर बुझेगी। नहीं बुझेगी। मैं कह रहा हूँ ना बुझेगी। देखिए जिद बेकार है, आप जाकर पहले ये सामने वाले क्वार्टर्स की मोमबत्तियां बुझाइए। उनके ऊपर छोड़िए, हम आपसे बात कर रहे हैं। क्यों छोड़ दूं भाई? क्यों छोड़ दूं? क्या इनमें हीरे मोती जड़े हैं? ये बत्ती जरूर बुझेगी। जासूस से सजा देर हो चुकी थी। जब तक शंकर दत्त वहां पहुंचते और बीच बचाव करते, काफी देर हो चुकी थी। इनसे कहिए कि मुझे और बच्चों को जरा सा जहर देकर सुला दे, चाहे ये दुनिया से जूझते फिरे। हम हमारा खुदा है। आगे उनका स्वर यक व्यक उमड़ने वाली रुलाई में फंसकर डूब गया था। शंकर दत्त को लगा मानो उनके गले के आसपास कांटे से उगा है। उन्होंने खिड़की की ओर देखा। बेगम रिजवी का पल्लू झाँक रहा था। रिजवी के दोनों बच्चे अप्पू और सबा पर्दे से सटे और भयभीत खड़े, खासकर अप्पू जो अपनी खामोश, कातर और डरी हुई निगाहों से अपने पिता की ओर देख रहा था। इसे देखकर शंकर दत्त सहम गए। अचानक उन्हें ख्याल आया कि वो भी हिंदू है, लेकिन इतने वर्षों में इस घर में पहली बार अचानक जैसे तभी ख्याल आया कि रिजवी अभी भी उसी उलिये में बैठा है। फटी कमीज, ऊंचे बाल, पिछले होंठ पर चोट का लहू जमा निशान। अप्पू बेटे, अपने अंकल के पास आओ। पापा के लिए कपड़े ले आओ बेटे।
लगता है आपको हमसे नाराज है। क्या वो सच में नाराज नहीं? क्या लोग ठीक कहते हैं कि बच्चे की आंख में अच्छे बुरे को भाप लेने की शक्ति होती है? इतने वर्षों में वो इतने बुरे कैसे हो गए और क्यों? नहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लेकर इधर घर में कोई बात हुई हो और बच्चे ने चुपचाप उसका असर ले लिया हो। एक बार ये भी ख्याल मन में आया था, लेकिन अभी कल तक। आपके साथ खेलोगे? बताओ क्या खेले? आपको अमीन आता है? हाँ आपको आता नहीं है, लेकिन तुम बताओ कैसे खेलते हैं? हाथ आगे करो। ऐसे? अंकल आपको नहीं आता? अंकल आपको पता है जो मेरा लकड़ी वाला घोड़ा है ना? हाँ। क्या है? अरे तो क्या हुआ? तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए तो नया ला देंगे। अच्छा। हाँ। तो आज आप मेरे लिए घोड़ा बनोगे? नहीं बेटा, कल तो तुम्हारे लिए नया ला देंगे। अंकल बनो ना। अंकल प्लीज। अंकल प्लीज। अंकल प्लीज। अच्छा। चलो मेरे घोड़े चल मेरे घोड़े सीधा चलो। आना मुड़ो चल मेरे घोड़े चल मेरे और तेज चल मेरे घोड़े चल अंकल और तेज चलो ना। बस बेटा थक गया। अंकल आप इतनी जल्दी थक गए? हाँ बेटा थक गया। अच्छा तो आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो? हाँ लाया हूँ। मैं खुद लूंगा। अरे बस, अरे इसे दो बेटा। युद्ध का 11वां दिन चल रहा था, यही ब्लैकआउट और अंधेरा। लेकिन कल भी वे ऐसे ही लुढ़क आए थे जैसे ढलान की ओर रात खोजता जल। कोई अगर संतानहीन शंकर दत्त से पूछता कि अक्सर शामें इस घर में गुजारने के पीछे सचमुच कौन है, रिजवी या अप्पू, तो क्या वो जवाब दे सकते थे? और सचमुच है कौन? रिजवी की बरसों पुरानी दोस्ती या अप्पू की दूर से ही गले लिपट जाने वाली वो किलकारी? अपने अंकल आ गए। अपने अंकल रोज की तरह अप्पू कल भी आ गया था, लेकिन न तो उसने शंकर दत्त के गले में अपनी छोटी छोटी बाहों का गजरा डाला था और न अपने अंकल आपको पता है ये लड़ाई कब बंद होगी? क्यों बेटे? बताइए कब बंद होगी? लेकिन क्यों? अम्मी पूछ रही है, कहती है अंकल से पूछ कर आओ। शंकर दत्त ने खिड़की की ओर देखा, कहीं बेगम रिजवी तो नहीं? नहीं। मेरे सवाल सिर्फ अंकल से क्यों, पापा से क्यों नहीं? शंकर दत्त को एकाएक लगा कि वो कटघरे की ओर धकेले जा रहे हैं। पता नहीं बेटे। अंकल हाँ आपको डर नहीं लगता? लगता है बेटे। आपको भी? हाँ मुझे भी। अंकल हाँ ये जहाज लड़ाकू था ना? हाँ। ये बम गिराने जा रहा है? वो अंकल हाँ? लड़ाई में लड़ता कौन है? लड़ाई सैनिक लड़ते हैं बेटे। सैनिक? हाँ सैनिक कैसे होते हैं? ये जो फौज में होते हैं वो सैनिक कहलाते हैं। अच्छा समझ गए, जैसे हमारे पाकिस्तान वाले मामा सैनिक हैं। हाँ बेटा वो भी लड़ रहे होंगे। बंदूक से? हाँ बंदूकों से, हथगोलों से, टैंकों से। अंकल उन्हें फौज में भेजता कौन है? फौज में देश भेजता है बेटे। देश? देश कौन है अंकल? देश हाँ? जहाँ लोग रहते हैं, मैं तुम हम ही देश हैं बेटे। और अंकल आप तो कह रहे थे आपको डर लगता है, फिर इन्हें क्यों भेजा? अप्पू अच्छा अंकल एक सवाल और। बोलो। सैनिक डरते नहीं है? किससे? गोली वोली से उनकी लगती नहीं है? लगती है। सच्ची मुच्ची की? हाँ और फिर वो मर जाते हैं?
हाँ, मर जाते हैं। सच्ची मुच्ची? सच्ची मुच्ची। तो अंकल उन्हें पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है? अब्बू! क्या शंकर दत्त इस सवाल का जवाब दे पाते? अगर रिजवी ने अप्पू को डांटकर खामोश ना कर दिया तो शंकर दत्त क्या कहते? बहुत तंग करता है। हाँ, सचमुच तंग करता है। दीदी, तुम्हें याद है उस दिन की जब अप्पू ने तुमसे एक सवाल कर लिया था जिसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था? वो बात मुझे आज भी बहुत तंग करती है। ओए, देख, ये क्या उठा कर लेके जा रही है? पर एक दाने से इसका क्या होगा? अच्छा, ये कहाँ रहती है? ये मेरे घर के पास रहती है। सच्ची? हाँ। है ना? ओए, चिंटू को डराओ। ओ मत डरा, इधर आ, इधर डरा। ओ मत डरा, चल ना, आपको कुछ और कहते हैं। बाद में पहले इसके घर में कौन-कौन है? इसके घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, एक बहन है। अच्छा। और एक लड़की है। ओए, तूने क्यों मारा इसे? क्यों मारा? इसे पाप लगेगा। अब तुझे लगेगा। जब पापा बोलते जब कोई किसी को मारता है ना तो उसे पाप लगता है। हाँ, और मेरे पापा कहते हैं जब कोई मर जाता है ना, ओए, जब कोई मर जाता है ना, तो ना वो भगवान के पास चला जाता है। अभी बेटी भगवान के पास आ रही है। नहीं, मेरे पापा बोलते हैं जब कोई मरता है ना तो वो ऊपर आसमान में अल्लाह मियां के पास चला जाता है। हाँ, भगवान के पास जाता है, तुझे नहीं पता? नहीं, अल्लाह मियां के पास जाता है। भगवान के पास जाता है। अल्लाह मियां के पास जाता है। कोई से बता ना, अल्लाह मियां के पास जाता है। नहीं, अल्लाह मियां के पास जाता है। 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 पापा, तू? हम हिंदू हैं कि मुसलमान? क्यों? पापा बताओ ना, हम हिंदू हैं कि मुसलमान? क्यों? जाओ बाहर। पापा पहले बताओ, हम हिंदू हैं कि मुसलमान? लेकिन क्यों? जाओ। स्टॉप। अच्छा, मुसलमान। अल्लाह मियां कहाँ रहते हैं? ऊपर आसमान में ना? हाँ, और भगवान? वही। वे भी वहीं? सिद्धामङ्गलं सामङ्गलं
तालियां बजा लीजिए। आपने इतने धैर्य से देखा नाटक। दो मिनट और। बैक स्टेज पर थे हमारे साथ सीमा, सचिन, मेरा नाम दीपक। मेरा नाम शिवांगी रखो। मेरा नाम पवन है सर। मेरा नाम नवीन। इस नाटक को डायरेक्ट हमारी पूरी मोक्षनम की टीम ने किया है और हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से पास आउट हैं। हम लोगों ने मिलकर एक मोक्षनम थिएटर नाम से ग्रुप बनाया है और आप सभी से अनुरोध है कि हमने एक और प्ले करना है इसके बाद, हमारे साथ जुड़े, ऐसे ही आए अगला प्ले देखने भी। और बाहर नंबर दिया गया है, उस पर आप अपनी श्रद्धा से डोनेट करना चाहें तो डोनेट करें। थैंक यू।